हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक है। यदि ये क्लियर हो जाता है तो बहुत कुछ केमिस्ट्री में हम सीख लेते हैं। तो जानते हैं एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी तक एसिड और बेस के बारे में बहुत सी डेफिनेशंस को दिया गया है। टाइम टू टाइम समय समय पर अलग अलग परिभाषाएं इसकी सामने आती रही है। हर एक जो डेफिनेशन है या परिभाषा है वो अपने फ्रेमवर्क में करेक्ट है और हम लोग जो है अप्लाई करते हैं उसे या अप्लाई करना चाहिए जो कि मोस्ट सूटेड हो हमारी जो गिवन सर्कमस्टांसेस है या जिस भी सर्कमस्टांसेस में हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर जो भी करेक्ट सूटेबल डेफिनेशन होती है हम उसको मान लेते हैं। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन जो है एसिड बेस की स्टार्ट हुई आर्नियस के अप्रोच से, जो कि कब किया गया 1880 से लेकर 1880 से लेकर 1890 के बीच में। तो आर्नियस कॉन्सेप्ट क्या है ये जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्नियस ने कहा कि ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर हम जलीय विलयन बनाए, जिनका एक्वस सॉल्यूशन बनाए, तो वो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं, वही एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl देखें, HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया है तो हमें H+ मिला है और Cl नेगेटिव आयन जो है मिला है, H+ मिला है। मतलब क्या है, सीधी सी बात है, जिसको भी हम रिएक्शन करवाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमें H+ मिल रहा है, प्रोटॉन दे रहा है वो सब्सटेंस रिएक्शन में, तो हम क्या कहते हैं उसे एसिड। और इसी तरीके से अगर बेस है वो तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन्स को वो देगा, तो वो क्या होगा, बेस होगा। जैसे NaOH को अगर हम पानी में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na+ सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव जो है हमें मिलेगा। मतलब ये क्या पहचान है, बेस जो है OH देते हैं और एसिड जो है H+ देते हैं। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी आर्नियस कॉन्सेप्ट में। और जो प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन की ऑफ एन एसिड बाय बेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिएक्शन। यहाँ देखें H+ और OH का अगर हमने रिएक्शन करवाया तो क्या मिल गया हमें, वाटर। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल का एरो जो बना हुआ है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले आर्नियस आया। आर्नियस ने कहा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो प्रोटॉन देते हैं और बेस ऐसे सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्सिल आयन को देते हैं। ठीक है। इसके बाद आया ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, 1923 में। कब आया ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, 1923 में। अब ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग में एसिड प्रोटॉन डोनर स्पीसीज जो है उसे हम एसिड बोलते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ऐसा किसका मानना था, ब्रोंस्टेड-लॉरी का। थोड़ा एग्जांपल्स में देखते हैं। ब्रोंस्टेड-लॉरी की जो थ्योरी ऑफ एसिड क्या थी, एसिड उन्होंने कहा कि भाई प्रोटॉन डोनर है। तो अब HCl की अगर हमने NH3 से रिएक्शन करवाई है, ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें, अमोनियम आयन मिल रहा है और क्लोरीन आयन मिल रहा है। ठीक है, अमोनियम मिल रहा है NH4, अमोनिया से रिएक्शन करवाई एसिड की तो हमें क्या मिल रहा है, NH4 और Cl। तो यहाँ HCl ने क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है H+, किसको डोनेट कर दिया है, NH3 को। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी ने क्या कहा है, ब्रोंस्टेड-लॉरी ने ये कहा है कि जो एसिड है वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर। तो यहाँ सीधी सी बात है, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया NH3 को। ठीक है ना। तो ये ब्रोंस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट है। ये एसिड और बेस दिए हुए हैं, आप इसमें से भी देख सकते हैं। ये देखिए डोनर दिखा रहे हैं। ठीक है ना। और H+ डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस इसमें यहाँ पर नहीं दे रहा है। लेकिन यहीं पर ब्रोंस्टेड-लॉरी का जो बेस के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस है। ठीक है ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर वो क्या है, बेस है। अब यहाँ पर देख लिया, अमोनिया का रिएक्ट करवाई किसके साथ, अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, पानी के साथ। तो NH3 यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहा है, बेस की तरफ। क्यों, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है क्या H+ फ्रॉम वाटर। पानी के साथ अगर रिएक्शन करवाई तो पानी से जो क्या कर रहा है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो H2O यहाँ पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में, एसिड की तरह से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है H+ को और किसको, NH3 को। ठीक है, रिएक्शन देखें, NH3 को पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो NH4 अमोनियम आयन बन गया है और साथ ही साथ में बन गया है हमारे पास में हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है ना। तो बेस जो है क्या हो गया, यहाँ पर H+ एक्सेप्टर हो गया और एसिड क्या हो गया, H+ डोनर हो गया। तो यहाँ पर ब्रोंस्टेड-लॉरी का ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें आप, कंजुगेट एसिड और बेस पेयर क्या है। ठीक है ना। ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने कहा, कंजुगेट एसिड
और बेस वो होते हैं स्पीसीज दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर्ड प्रोटॉन आर टर्म्ड एज कंजुगेशन। क्या कर रहे हैं भैया, ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोटॉन को, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखें HAB, इसे आप देख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से देख लेते हैं कंजुगेट पेयर। देखिए HCl एसिड है, बेस क्या है यहाँ पर NH3, अब यहाँ पर ये क्या हो गया NH4, ठीक है। कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर क्या होते हैं, संयुग्मित कर लेते हैं, जिसमें एसिड और बेस क्या हो जा रहे हैं, संयुग्मित हो जा रहे हैं, ठीक है ना। स्पीसीज दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ओनली इन टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर प्रोटॉन, ट्रांसफर प्रोटॉन आर टर्म्ड एज कंजुगेट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट्स, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ वीक कंजुगेट बेस और अ वीक एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। यहाँ पर क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या बन रहा है यहाँ पर, वीक कंजुगेट बेस, ठीक है, और जो वीक एसिड है उसके साथ में क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ओके। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए कंजुगेट पेयर हो गया ये। अब लुईस कॉन्सेप्ट आया इसके बाद में 1923 में, ठीक है, ब्रॉन्सन लॉरी के बाद ही में। अब सबसे ज़्यादा माने जाने वाला, मतलब अभी हम लोग सबसे ज़्यादा लुईस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अब ये थ्योरी किस बात पर बेस्ड हुई, लुईस ने अपनी बात का आधार क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन और एक्सेप्टेंस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने पर और उसे डोनेट करने पर, ये था लुईस कॉन्सेप्ट का बेस, आधार, ठीक है ना। उनके अनुसार क्या हुआ, एसिड क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है या टेंडेंसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड, ठीक है ना। लुईस ने क्या बोला कि एसिड ऐसे स्पीसीज होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, वो क्या होती है, एसिड होती है, ठीक है ना। सच स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है, जिसमें क्या हो, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह पाए, ठीक है ना, एकोमोडेट कर पाए वन या मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे तो डेफिनेटली उसका जगह तो होना चाहिए ना, उसे कहाँ रखेगा, वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। अब बेस क्या है, ऐसी स्पीसीज हैविंग अ टेंडेंसी, जिसके पास जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, वो बेस है, और एक्सेप्टर क्या है, एसिड है, और जो डोनर है वो बेस है। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें क्या हो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी टर्म्ड एज डोनर एक्सेप्टर रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसे हम डोनर एक्सेप्टर रिएक्शन या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सेप्टर और डोनर, तो यहाँ पर दोनों बन गया, तो यहाँ क्या हो गई, जो डोनर एक्सेप्टर हो गया यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर, जो ठीक है ना। तो BF3 प्लस NH3 क्या बन गया, H3N, सिंगल बॉन्ड बना लिया इनने, BF3, यही डोनर एक्सेप्टर जो कंपाउंड बन गया है, ठीक है ना, डोनर एक्सेप्टर कंपाउंड बन गया है यहाँ पर। जो SnCl4 है R2O के साथ में है, ठीक है, उसके बाद R2O2 और इनने क्या बना लिया, SnCl4, H प्लस में NH3 है, तो यहाँ पर अमोनियम आयन बन गया, ठीक है ना, डोनर एक्सेप्टर दोनों हो गया, ठीक है। FeCl3 Cl के साथ में डोनर एक्सेप्टर हो गया, FeCl4 बना लिया, SO3 O2 के साथ में, ठीक है ना, तो SO4 डोनर और एक्सेप्टर दोनों ही हो गए, दोनों कंपाउंड बन गए। मतलब डोनर एक्सेप्टर कंपाउंड बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर डोनर एक्सेप्टर कंपाउंड वो बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। अब सबसे पहले देख लें हम लुईस एसिड का क्लासिफिकेशन। उनने क्या किया, इसको फॉलोइंग कैटेगरीज में जो है क्लासिफाइड किया। सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी जो एसिड के बारे में हम देख लेते हैं कि ऑल द कैटायंस, जितने भी कैटायंस होते हैं जिनमें क्या हो, काय की टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, यही क्या होते हैं, वो लुईस एसिड होते हैं। अब इसमें भी कुछ इसके जो कंडीशंस है वो पढ़ लीजिए। जो स्मॉलर कैटायन होते हैं जैसे H+ है, Li+ है, Be2+ है, ये कैसे होते हैं, लाइकली ये एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह। जो स्मॉलर कैटायन होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह। क्यों, क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, बॉन्ड क्या कैसा होता है, साइज छोटा होता है, तो बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है वो भी उनकी कैसी होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। उनका बॉन्ड जो है नज़दीकी होने की वजह से वो जो है
स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। स्ट्रांग बॉन्ड, दूरी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो दूरी बढ़ती जाएगी, तो बॉन्ड कैसा होता जाता है, वीक होता जाता है। लेकिन साइज कम है, छोटा साइज है, स्मॉलर कैटायन है, तो बॉन्ड डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। जो लार्जर कैटायन है, ठीक है ना, अब यहाँ पर भी वही बात हो गई, दूरी बढ़ेगी, लार्जर कैटायन है, ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे एल्काली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो इनमें क्या होगा, वीकर लुईस एसिड भी होते हैं। क्यों? क्योंकि लेजर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, उनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैसी टेंडेंसी होती है, लेजर कम जो क्षमता होती है, ठीक है। हायर चार्ज कैटायन है वह हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द लोअर चार्ज कैटायन ऑफ अ गिवन मेटल। और जो Fe3 है यहाँ पर वो कैसे बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह एज कंपेयर टू Fe2+। इसका रीज़न हम देखेंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें इसका रीज़न भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली इसमें क्या है, जो SN4 है स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड देन SN2+। इन दोनों का रीज़न हम आपको एक अलग वीडियो में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें हम कि कुछ लुईस एसिड और लुईस बेस और कॉम्प्लेक्स और उनकी ज्योमेट्री क्या है, उनके कॉम्प्लेक्सेस क्या बनता है। जैसे Ag, ठीक है ना, Ag कॉम्प्लेक्स मतलब सभी जुड़ जाते हैं, कुछ भी नया मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इसमें बन जाता है आपका कंपाउंड जो है। Ag+ और NH3 के साथ में रिएक्शन करवाना है, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पर, AgNH3 होल ट्वाइस और नेगेटिव चार्ज आ गया। इसकी ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर है। और कॉपर की जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना ले रहा है, CuCl4, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या है आगे देखें, इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या फिर ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम कैसे होता है, यहाँ पर एक्सपॉन्ड होता है उसके वैलेंस शेल से, वो भी कैसे बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं या फिर जो सेंट्रल एटम जो होता है इसमें कैन एक्सपॉन्ड इट्स वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल को एक्सपॉन्ड कर सकता है, वो भी लुईस एसिड की तरह ही बिहेव करता है। जैसे BF3 है, AlCl3 है, ठीक है ना, GaBr3 है, GeCl2 है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इनमें क्या होती है, क्या करना चाहते हैं, ये टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों? क्योंकि ये क्या करना चाहते हैं भाई, अपना जो ऑक्टेट है, हर कोई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो भाई रहेगी इनमें टेंडेंसी। एग्जाम्पल ये रहा, देखें, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन से, BF3 ने तो बना लिया है BF4। और इसी तरीके से कंपाउंड जो SiF4 है, SnCl4 है, SbCl3 है, SbCl5 है, SO3 है, यहाँ पर क्या है, जहाँ वेयर सेंट्रल एटम कैन एक्सपॉन्ड इट्स वैलेंस शेल रिप्रेजेंट, वो अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लुईस एसिड की तरह, लुईस एसिड की तरह पर वो एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस। अब लुईस बेस क्या है ये जानेंगे, तो इनको हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। जितने भी है यहाँ जो एनायन है, वहाँ पर क्या था, कैटायन था, यहाँ पर क्या एनायन है, जो अब अपोज है, सीधा एसिड बेस तो अपोज है, एक एक्सेप्ट कर रहा है तो एक डोनेट कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एनायन है वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो जो भी डोनेट कर रहे हैं वो भाई क्या कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, लुईस बेस, सीधी सी बात है। तो ऑक्साइड्स है, हाइड्रोक्साइड्स है, हेलाइड्स है, अमाइड्स है, ठीक है ना। और ऐसे स्पीसीज जिसमें लोन पेयर हो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो भी भाई लुईस बेस की तरह ही एक्ट करेगी, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है ना। अब पढ़ तो लिया हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं हमें ये देखना है कि जो लुईस क्या करते हैं, लुईस जो अप्रोच करते हैं, डिस्क्राइब एसिड बेस बिहेवियर एज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट ग्रुप या फिर आयन। जो लुईस है डिस्क्राइब करते हैं, वो ये बताते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं एसिड बेस बिहेवियर का, या जैसे या तो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट प्रेजेंट को बताएंगे, या फिर कभी वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट ग्रुप या फिर आयन में एब्सेंस है, तो उस ये जो सारे जो धारणाएं हैं, इससे हम पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस भाई एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है और कौन सा बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है ना, ये इन्वॉल्व नहीं होगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सॉल्वेंट इन एसिड बेस बिहेवियर, ठीक है ना।
उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा कि कौन कैसा बिहेवियर कर रहा है। दिस मेक द लुईस डेफिनेशन हाईली एडवांटेजियस एंड वाइडली एप्लीकेबल। बस यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसके कारण जो लुईस की जो धारणा है वो इसका जो डेफिनेशन है इसका हाईली एडवांटेजियस है, बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेजियस है और वाइडली एप्लीकेबल। सबसे ज़्यादा लुईस कॉन्सेप्ट को ही जो है माना जाता है। इसका यही एडवांटेज है कि ये इन्वॉल्व नहीं करता प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट या प्रेजेंट में जो है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट इन एसिड बेस बिहेवियर, ठीक है ना, वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेगा ये कुछ भी, केवल ये उनका बिहेवियर को शो करता है कि ये कौन एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है किस रिएक्शन में और कौन बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशन देख लेते हैं हम लुईस कॉन्सेप्ट की। इट डज नॉट गिव एज एनी यूनिफॉर्म स्केल ऑफ एसिड और बेस स्ट्रेंथ, ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्केल नहीं दे पाता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की, मतलब, ठीक है ना। और इट डज नॉट टेल अस वेदर सॉल्ट इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एसिड बेस बिहेवियर और नॉट, ठीक है ना। ये इस तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि ये बता नहीं पा रहा है कि सॉल्ट इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एसिड बेस बिहेवियर और नॉट, ठीक है ना। अब नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन आर फास्ट होती है, ठीक है ना, बट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ कैसा होता है यहाँ पर, वो कैसा होता है यहाँ पर, स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें यहाँ पर एक थोड़ा सा लाइन और ऐड कर लीजिएगा कि जो नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है फास्ट ही होती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले जो इसका पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस के बारे में, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में, या फिर बोले तो HSAB प्रिंसिपल के साथ में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।